नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ईस्टर्न डोनबास से। ईस्टर्न डोनबास में रूस को बड़ी बढ़त मिली है। यूक्रेनी सेना पर मिसाइल और हवाई हमले हुए हैं। कोयला खदान शहर तुरेस्क पर कब्जा कर लिया गया है। तुरेस्क के बड़े इलाके पर रूस ने कब्जा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े सीक्रेट ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ है। इस ऑपरेशन से रूस को 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और इस नुकसान के पीछे एक चेहरा है, एक सीक्रेट एजेंट है और इसका कोड नेम है गोगा। खास बात यह है कि यूक्रेन का ये एजेंट रूस सरकार की सैलरी पर था और रूसी नेवी में काम कर रहा था। युद्ध में अब तक ये पुतिन को सबसे बड़ा धोखा है। इस धोखे से ब्लैक सी फ्लीट का करीब 50% बेड़ा खत्म हो चुका है। देखिए यूक्रेन के एक एजेंट ने कैसे रूस के ब्लैक सी फ्लीट को ध्वस्त किया और कैसे ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन गोगा को अंजाम दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 3 दिन से यूक्रेन के एयरबेस पर जारी बम वर्षा का प्रतिशोध शुरू कर दिया है। तीन जुलाई की देर रात क्रीमिया में काला सागर के कई केप और तटीय इलाके एक साथ धमाकों से गूंज उठे। वजह थी यूक्रेन के ब्लैक सी फ्लीट पर मागोरा सी ड्रोन के हमले। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 3 जून की देर रात पुतिन के स्ट्रिंग ऑफ डेथ को तोड़ने का ऑपरेशन शुरू किया और देर रात काला सागर में जंग शुरू हो गई। काला सागर में तैनात रूसी सेना ने नाइट विजन कैमरा से यूक्रेन के समुद्री ड्रोन को देखा और ड्रोन पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। रूसी सेना ने करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते ड्रोन पर 1 मिनट में 1800 से ज्यादा गोलियां बरसाई। जैसे ही निशाना सटीक लगा, काला सागर ड्रोन में लगाए गए विस्फोटक के धमाकों से धधक उठा। रूसी सेना ने ड्रोन को नाकाम करने का जश्न मनाया, लेकिन यूक्रेन का ऑपरेशन गोगा अभी खत्म नहीं हुआ था। इस ऑपरेशन का टारगेट इस बार सेवेस्तोपोल नहीं बल्कि रूस की जमीन पर बना नेवल बेस था। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन ओडेसा शुरू किया। ओडेसा के तट से मागोरा सी ड्रोन रवाना किए गए। इन्हें सेवेस्तोपोल की तरफ भेजकर रूस का ध्यान भटकाया गया और ड्रोन की दूसरी टुकड़ी रूस के काला सागर नेवल फ्लीट के सबसे सुरक्षित बेस नोवरोसिस्क की तरफ बढ़ गई। तीन जुलाई की रात यूक्रेन के मागोरा ड्रोन ने नोवरोसिस्क नेवल बेस पर हमला किया और इस हमले में रूस का एक जहाज नष्ट करने का दावा किया। ये नोवरोसिस्क बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 3 जुलाई को ली गई इन तस्वीरों में रूस के नोवरोसिस्क बेस पर खड़े रूसी जहाज नजर आ रहे हैं और 4 जुलाई की सुबह जारी की गई इन तस्वीरों में एक जहाज दिखाया गया है जिससे धुआं उठता नजर आ रहा है। नोवरोसिस्क बेस का सुरक्षा चक्र रूस ने जून के महीने में ही खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर यूक्रेन का समुद्री ड्रोन हमला कैसे कामयाब हुआ,
इसे एक एनिमेशन से समझिए। नोवोरोसिस्क नेवल बेस पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने तो मागुरा सी बेबी ड्रोन भेजे थे। नोवोरोसिस्क बेस की सुरक्षा दीवार के करीब पहुंचने से पहले ही रूसी सैनिकों ने ड्रोन पर गोलीबारी शुरू कर दी। 1 मिनट तक गोलीबारी में यूक्रेन के 2 सी बेबी ड्रोन धमाके के साथ खत्म हो गए, लेकिन एक सी बेबी ड्रोन रूसी सेना को चकमा देते हुए माइंस और सुरक्षा दीवार को भेद कर पोर्ट के अंदर गया और वहां खड़े रूसी जहाज से टकरा गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और रूसी जहाज में आग लग गई। नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन का यह हमला पुतिन का सुरक्षा चक्र भेदने जैसा है। जून की शुरुआत में नोवोरोसिस्क बेस पर रणनीतिक तैनाती की गई थी। जहाजों को हमले से बचाने के लिए और ड्रोन मार गिराने के लिए सुरक्षा लेयर तैयार की गई। नेवल फ्लीट की सुरक्षा में सबसे पहले सागर की सतह पर सी माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछाई गई। उसके बाद बेस को सुरक्षित करने के लिए पेंटॉन से एक 17 मीटर गहरी और 9 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई। इस दीवार के पास रूसी नेवी की छोटी छोटी अटैक बोट तैनात की गई थी, जिनकी जिम्मेदारी बड़े युद्धपोत की सुरक्षा करना है। इन छोटी अटैक बोट के पीछे यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करने वाले रूसी नेवी के युद्धपोत तैनात किए गए। युद्धपोत के पीछे रूस की सबमरीन तैनात की गई, यानी 3 लेयर की सुरक्षा के पीछे रूस के अहम नेवी युद्धपोत और सबमरीन तैनात हुए। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेनी ड्रोन नोवोरोसिस्क पर हमला करने में कामयाब रहे। सवाल यह है कि आखिर इतनी पुख्ता सुरक्षा के बाद भी यूक्रेन के हमले कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो इसका जवाब है ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन गोगा। गोगा ज़ेलेंस्की के एक एजेंट का नाम है और उस एजेंट की तस्वीर है ये। गोगा इस सैनिक का कोड नेम है जो यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी HUR ने दिया है। ये रूसी नेवी का अस्थायी कर्मचारी था। गोगा ने ही रूस की नेवल फ्लीट पर हमलों के इनपुट दिए। अब इसे यूक्रेन लाया गया है। रूसी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोगा को मीडिया के सामने पेश किया। यूक्रेनी मिलिट्री खुफिया एजेंसी ने आई वांट टू लिव नाम से ब्लैक सी फ्लीट के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया और 4 जुलाई को इसकी जानकारी दी गई, जिसमें आई वांट टू लिव के प्रवक्ता विताली मैत्वियंको, HUR के प्रवक्ता आंद्रे यूसोव, गोगा, फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन का सदस्य और यूक्रेनी सेना का एक अधिकारी नजर आ रहे हैं। Внаслідок цієї операції отримана велика кількість важливої інформації, яка допомагає українським силам безпеки і оборони. І щонайменше на півроку виведено з ладу сучасний. गोगा ने ही 8 अप्रैल को रूस के कैलिनिनग्राद बेस पर खड़े एक जहाज में आग लगाई थी। गोगा बीते करीब 1.5 साल से यूक्रेनी सेना के लिए काम कर रहा था और इसके इनपुट पर यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए, जिसमें रूस के कई बड़े जहाजों की जल समाधि हो गई। गोगा के इनपुट पर यूक्रेन ने जो हमले किए हैं उनसे हुआ नुकसान बहुत बड़ा है। इक्कीस अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल वेसल कोमोना को ध्वस्त कर दिया। 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस के पेट्रोलिंग युद्धपोत सरगई कोतोव डूब गया। 14 फरवरी 2024 को सीजर कोनिकोव डूबा था। 1 फरवरी 2024 को इवानोविट्स युद्धपोत भी काला सागर में समा गया। 26 दिसंबर 2023 को
नोवोचेरकास्क युद्धपोत ने हमले के बाद जल्द समाधि ले ली। 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला हुआ और उसकी भी यही गति हुई। 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क युद्धपोत पर हमला हुआ और वो भी डूब गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये एक एजेंट की तरफ से किसी सेना को पहुंचाया गया सबसे बड़ा नुकसान है। रूसी सेना के इस यूक्रेनी जासूस ने पुतिन को बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब इसे यूक्रेन ले आया गया है और रूस के विद्रोही गुट फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन में शामिल कर लिया गया है। अब गोगा यूक्रेन के लिए जंग लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूस के आर्टिलरी हमले हुए हैं। दक्षिण डोनेस्क के यूक्रेनी मोर्चों पर गोलाबारी की गई। यूक्रेन के कई मोर्चे गोलाबारी में तबाह हो गए हैं। पुतिन ने नेटो को धमकी दी थी कि यूक्रेन में F-16 आते ही उन्हें कबाड़ में बदल दिया जाएगा। अब 3 दिन से रूस उसी हमले का ट्रेलर दिखा रहा है। 3 दिन से यूक्रेन की जमीन पर ही यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का शिकार किया जा रहा है। 3 दिन में अलग अलग 3 एयरबेस निशाना बनाए जा चुके हैं। 30 से ज्यादा फाइटर जेट भस्म हो चुके हैं। अब तक हमलों में ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन में यूक्रेन की वायुसेना खत्म हो जाएगी। यूक्रेन हवाई हमले करने लायक नहीं रह जाएगा। रूस के लगातार हमलों के बाद अमेरिका से पैट्रियट के लिए मिसाइलें भेजने का मिशन तेज कर दिया गया है। ऐसा हमला कि F-16 भेजने से पहले नेटो को 100 बार सोचना पड़े। यूक्रेन के ऐसे टारगेट जहां भविष्य में सुखोई की जगह अमेरिकी F-16 लेने वाले हैं। रूसी सिकंदर की ताकत का ऐसा प्रदर्शन कि नेटो देश 100 घंटे से सकते में है। तीन दिनों में ताबड़तोड़ ऐसा प्रहार कि लगता है F-16 यूक्रेन में सिर्फ चंद दिनों के मेहमान साबित होंगे। रूस का सबसे बड़ा हमला 1 जुलाई को हुआ। उस दिन यूक्रेन के 21 फाइटर जेट भस्म हो गए। इसके अगले दिन फिर हमला हुआ और यूक्रेन के 9 फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए। 3 जुलाई को भी हमला जारी रहा और एक विमान के जलने की तस्वीर आई है। नुकसान कितना बड़ा है ये साफ नहीं है। रूस के नए ऑपरेशन की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। जगह है डोलजेनसेवो एयरबेस। ये क्रीवी रीग के करीब निप्रोपेट्रोवस्क में है। इस एयरबेस पर MiG-29 जेट और सुखोई 25 लड़ाकू विमान तैनात हैं। वीडियो में यहां एक सिकंदर M मिसाइल के हमले की पुष्टि हो रही है। टारगेट पर MiG-29 जेट है। इस एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ इसका पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है। लगातार हमले के बाद यूक्रेन कमांडर्स में खलबली। रूस ने 3 दिनों से जो हमले किए उसका तरीका बिल्कुल एक जैसा था। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को रूस ने मिरोगोद में एयरबेस पर हमला किया। यह रूसी सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर है। यहां पहले रूस का एक सर्विलांस ड्रोन देखा गया। रेकी पूरी होने के कुछ देर बाद ही यहां सिकंदर मिसाइल से हमला हो गया। अगले दिन मंगलवार को मेरकोरेद के करीब ही पूर्व में पोल्टावा में हमला किया गया।
यहाँ भी रूस का एक ड्रोन पहुंचा और तमाम तस्वीरें लेने के बाद लौट गया। इसके बाद यहाँ इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। अब बुधवार को क्रीवी रीह के पास डोलजिनसेवा एयरबेस पर भी पहले रूसी ड्रोन मंडराता रहा और फिर इस्कंदर एम मिसाइल से हमला किया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बिना किसी रोक टोक के रूसी ड्रोन यहां मंडरा रहा है। यूक्रेनी कमांडर्स के दहशत की सबसे बड़ी वजह यही तस्वीरें हैं। क्योंकि रूसी ड्रोन को रोके बिना ऐसे हमले रोक पाना मुश्किल है। ड्रोन को गिराने के लिए एयर डिफेंस की जरूरत है। यूक्रेन में एयर डिफेंस तो तैनात हैं, लेकिन मिसाइलें नहीं हैं। लगातार 3 हमलों के बाद अमेरिका में भी बेचैनी है। अमेरिका जल्द ही पैट्रियट की मिसाइलें और नेसम्स एयर डिफेंस भेजने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए फंड का ऐलान किया है। इस फंड से पैट्रियट की मिसाइलें यूक्रेन भेजी जाएंगी। एयर डिफेंस की तैनाती एयरबेस के करीब की जाएगी। राजधानी कीव को नेसम्स एयर डिफेंस का कवच दिया जाएगा। यूक्रेन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती रूस के ग्लाइड बम और इस्कंदर एम मिसाइलें हैं। बुधवार को रूस ने मिसाइलों से यूक्रेन के 9 शहरों को निशाना बनाया। यूक्रेन पर भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। बुधवार चेर्निहिव, मिकोलेव, लुहांस्क, सूमी, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन, खार्किव, ज़ेपोरिज्जिया और डोनेस्क जैसे 9 शहरों पर हमले हुए। रूस का सबसे बड़ा हमला नीप्रो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किया गया। यहां 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 53 जख्मी हो गए। 3 शहरों में 6 लोगों की मौत हुई है। निप्रोपेट्रोव्स्क में 4 की मौत हुई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। खेरसोन में बुधवार को 27 जगहों पर हमले हुए, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हुई तो वहीं 15 लोग जख्मी हो गए। डोनेस्क में 1 यूक्रेनी नागरिक की मौत हुई, जबकि 3 जख्मी हो गए। यूक्रेन के नीप्रो शहर में कई धमाके हुए। इस दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। गैस स्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने शॉपिंग सेंटर को टारगेट किया, जबकि रूस का दावा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हथियार छिपाए गए थे। यह रूस के RBK-500 बम का हमला है। रोबोताइन में इस क्लस्टर बम के प्रहार के बाद एक साथ कई धमाके हुए और बड़े इलाके में तबाही मच गई। यूक्रेन ने रूस पर ज़ेपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। दावे के मुताबिक रूस ने रागुडा सब स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। रागुडा में कई ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। विशेष टीम ने रागुडा में गहन जांच की है। ड्रोन हमले के बाद रेडिएशन का खतरा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की हार करीब देखकर खुद ऐसे धमाके करा रहे हैं ताकि पूरे यूरोप को युद्ध में शामिल किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने हमले को परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हालांकि इन हमलों के बीच यूक्रेन का जवाबी प्रहार भी जारी है। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि डोनेस्क में यूक्रेन ने रॉकेट से एक रूसी हथियार गोदाम को निशाना बनाया। रॉकेट प्रहार से गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। दावा है कि रूसी सेना को इस हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डोनेस्क में रूस लगातार यूक्रेन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेनी फौज ने रूस के हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन भी लगातार तबाही मचा रहे हैं। रूसी हथियारों को नष्ट करने के लिए यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है। इस धमाके में रूस की आर्टिलरी को नष्ट कर दिया गया।
जोरदार धमाके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन अपने ड्रोन को कितना घातक बना चुका है। जंग के बीच यूक्रेन में सियासी गर्मी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की कार्यकाल पूरा करने के बाद पीएम डेनिस को खतरा मान रहे हैं। दावा है कि पीएम डेनिस ज़ेलेंस्की की जगह लेने की कोशिश में है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए सबसे ज्यादा राहत की खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका ने लगातार हथियार सप्लाई के लिए 2 बार नए फंड का ऐलान किया है। अमेरिका कीव को बचाने के लिए एयर डिफेंस के साथ कई हथियारों की सप्लाई जल्द ही करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सबसे बड़ी खबर रोबोटाइन से। रोबोटाइन में रूस के ड्रोन हमले देखने को मिले हैं। यूक्रेनी खंदकों पर ड्रोन से बम वर्षा की गई। यूक्रेन के कई विदेशी हथियार ध्वस्त हो गए इस बम वर्षा में रूस द्वारा। पुतिन ने डबल ट्रैप बनाया है जिसमें यूक्रेन की तबाही तय है और पेंटागन का ब्लूप्रिंट बेकार साबित हो सकता है। रूस एक तरफ यूक्रेन में मिसाइल बरसा रहा है, दूसरी तरफ उसने युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका को भेज दिया है। यूक्रेन ने जानकारी दी है कि पुतिन बड़ी होशियारी से दुनिया के सामने युद्ध विराम का दिखावा करना चाहते हैं, जबकि इसके पीछे उनका खेल दूसरा है। उनकी नजर यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर है, इसलिए पहले वो युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजकर नेटो में फूट डालना चाहते हैं, जिससे रूस विस्तार का रास्ता आसान हो जाए। पुतिन के दिमाग को पढ़ पाना ना तो सुपर पावर के बस की बात है और ना ही रक्षा विशेषज्ञों की। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स फेल हो गए ये जानने में कि अब पुतिन क्या करने वाले हैं। ऐसी ही एक घटना पिछले महीने हुई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बल्कि दुनिया यूरोप और अरब में बने युद्ध के मोर्चों पर उलझी रही। इस बीच पुतिन ने युद्ध विराम का फॉर्मूला निकाल लिया और अमेरिका को भी इसकी जानकारी दे दी। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को सीक्रेट प्रस्ताव भेजा, जिसमें यूक्रेन से युद्ध रोकने को लेकर कुछ शर्तों के बारे में बताया गया। पहली शर्त पुरानी है, जिसमें यूक्रेन किसी भी सूरत में नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन तो तबाह होगा और नेटो भी टूट जाएगा। यानी पुतिन एक तरफ युद्ध विराम का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ नेटो से भिड़ंत की पूरी तैयारी है। नेटो तोड़ने का फॉर्मूला क्या है ये बताएं, उससे पहले ये समझिए कि पुतिन ने युद्ध विराम के लिए क्या प्लान बनाया है। पुतिन ने पीस प्लान की जिम्मेदारी रूस के गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोलेत्सेव को सौंपी है। जून के आखिरी हफ्ते में कोलोकोलेत्सेव ने यूएन का दौरा किया था। इस दौरान उन्हें अमेरिका जाने की विशेष मंजूरी मिली थी। इसी दौरान कोलोत्सेव ने अमेरिकी अधिकारियों को समझौते का ब्लूप्रिंट सौंपा था। यानी एक तरफ रूस युद्ध भी लड़ रहा था तो दूसरी तरफ शांति समझौते की बेचैनी भी उसमें दिख रही है। पुतिन के सीक्रेट ब्लूप्रिंट में जो कुछ था, अगर अमेरिका उससे मान लेता है तो यूक्रेन युद्ध कभी भी रुक सकता है। लेकिन यूक्रेन के लिए यह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शर्तों में काफी कुछ ऐसा है जो यूक्रेन के लिए तबाही का नया चैप्टर खोल सकता है।
रक्तपात रोकने के लिए पुतिन की शर्तों में साफ है कि यूक्रेन को एक बड़ा हिस्सा हर साल छोड़ना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध से नेटो का दूर रहना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध विराम तो छोड़िए, आगे हमला नेटो पर ही होगा। नेटो पर हमले के लिए पुतिन ने प्लान भी बनाया हुआ है। ठीक कोल्ड वॉर की तरह जैसे सोवियत टूटा था, वैसे ही नेटो बिखर जाएगा। इसके लिए पुतिन ने कुछ नेटो देशों से बात करने की प्लानिंग की है। खास तौर से उन तमाम देशों को पुतिन अपने साथ मिला सकते हैं जो दबी आवाज में रूस पर प्रतिबंध का विरोध करते रहे। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है, उसमें यूक्रेन को बांटने की तैयारी है। रूस ने पहली शर्त रखी है कि रूस बॉर्डर से लगा लुहांस्क रूस में रहे और उससे आगे डोनेस्क भी रूस का हिस्सा हो। यानी पुतिन को पूरा डोनबास इलाका चाहिए, जबकि अगली शर्त है कि रूस खेरसोन और ज़ैपोरिज्जिया को यूक्रेन को दे सकता है, साथ ही ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट भी। लेकिन यूएन और नेटो लुहांस्क और डोनेस्क को रूसी इलाके के रूप में मान्यता देते हैं, जबकि इससे आगे की शर्त है कि क्रीमिया और नीप्रो से आगे रूसी सरहद तक 100 किलोमीटर का इलाका स्पेशल जोन बनाया जाए, जहां यूक्रेनी सेना को पूरी तरह हटाया जाए। हालांकि इन इलाकों में रूस और यूक्रेन दोनों का अधिकार होगा, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस की होगी। बाद में इन इलाकों में वोटिंग के आधार पर विलय को किया जा सकेगा। पुतिन के सीक्रेट पीस प्लान का खुलासा यूक्रेन की तरफ से हुआ है। इस बारे में यूक्रेनी जर्नलिस्ट दिमित्री गार्डन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि पुतिन एक साथ कैसे दो प्लान पर काम कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन को बांटने और शांति प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें यूक्रेन पर कई तरह के प्रतिबंध की भी वकालत है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका ऐसा नहीं मानता तो भी पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे, साथ ही नेटो में फूट डलवा देंगे। यानी पुतिन ने ठान लिया है कि यूरोप में होगा वही जो वो चाहेंगे। इसके लिए पुतिन एंटी नेटो ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें कई यूरोपीय और नेटो देशों को भी शामिल कर सकते हैं। ग्रीस, हंगरी, तुर्की, वेनेजुएला, जर्मनी, वियतनाम, क्यूबा। इनके अलावा ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया पहले ही रूस के पक्के दोस्त बन चुके हैं। यानी अब पुतिन नेटो में सेंध लगाना चाहते हैं, साथ ही एंटी अमेरिका ब्लॉक बना रहे हैं। ऐसे वक्त में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स का बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है, मैं वादा करता हूं हम कभी भी यूक्रेन विवाद को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, न ही इस विवाद में हस्तक्षेप करेंगे। हम कभी भी एक तरफा पार्टी बनकर बात नहीं करेंगे। जबकि हम यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, हम भी शांति के पक्षधर हैं। जर्मनी ने कुछ वक्त पहले 22 बिलियन यूरो की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है, लेकिन इसके बाद चांसलर का बयान बताता है कि युद्ध विराम के लिए रूस का साथ देना चाहता है, जबकि बाकी देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नेटो की नीति से खुश नहीं हैं। ऐसे में रूस उनका साथ लेकर एक एंटी नेटो ब्लॉक बनाने में लगा है। कुछ दिन में पुतिन तुर्की भी जा सकते हैं। हालांकि एससीओ समिट में पुतिन और एर्दोआन की मुलाकात हुई, वहीं दौरे की तारीख पर भी बात की। एससीओ में पुतिन ने एंटी अमेरिका ब्लॉक पर भी तस्वीर साफ करने की कोशिश की। हम कोई ब्लॉक या अलायंस नहीं बना रहे हैं, हम सीधे तौर पर लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, जिसमें उन देशों का साथ हमें मिल रहा है जो हमारे मिशन में रुचि दिखा रहे हैं। यानी पुतिन ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इशारा दे दिया कि कई देश उनके साथ हैं। खासतौर से चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ आने से रूस की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और यही अमेरिका की परेशानी बढ़ा रही है। इसलिए रूस भी अपनी शर्तों पर यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजकर दबाव बढ़ा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। अवदिव्का में रूस के मिसाइल हमले देखने को मिले हैं। स्टर्ला सरफेस टू एयर मिसाइल से ये हमले किए गए। रूस के 16 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। 23 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। विमान के जरिए न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को उड़ा दिया गया। 23 साल बाद अमेरिका फिर दहला है। अमेरिका के अरकानसास प्रांत में मौजूद हथियार फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी इस धमाके की जांच कर रही है, मगर इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका की हथियार फैक्ट्री में धमाका हादसा नहीं बल्कि बारूदी साजिश है। आखिर किसने तैयार किया हमले का प्लान और कौन है मिनी 9/11 का गुनहगार, आप भी देखिए। चारों तरफ अंधेरा और इसी बीच एक जोरदार ब्लास्ट। जिसने कई किलोमीटर तक के इलाके को दहला दिया। इस धमाके के बाद हाहाकारी आग का गुबार और बारूद से सना काला धुआं आसमान में उठता दिखाई देने लगा। गौर करने वाली बात यह थी कि धमाके के बाद भीषण आगजनी को रोकने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर तैनात थी। इतना ही नहीं, क्रेन के जरिए भी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर इन सब के बीच लगातार ब्लास्ट जारी थे। अब सवाल यह है कि आगजनी थमने के बजाय आग लगातार क्यों बढ़ती जा रही थी? क्यों बार बार ब्लास्ट हो रहे थे? क्यों आग का गुबार हर थोड़ी देर बाद आसमान में उठता दिखाई दे रहा था? तो आपको बता दें कि अमेरिका की एक बड़ी हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। बुधवार की सुबह 8:15 पर धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत जबकि दर्जनों घायल हुए। यकीन मानिए, अमेरिकी धरती पर आए इस बारूदी भूचाल ने न सिर्फ पूरे इलाके को थर्राया बल्कि वॉशिंगटन पेंटागन तक में खलबली मचा दी। घंटों की मशक्कत के बाद हथियार फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की यह हथियार फैक्ट्री कहां मौजूद है? आखिर इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ? तो आपको बता दें कि अमेरिका के अरकानसास प्रांत में, जिसके दक्षिणी छोर पर मौजूद है कैम्पडेन सिटी, इसी अमेरिकी शहर में जनरल डायनामिक्स की हथियार फैक्ट्री बनी हुई है, जो करीब 9 लाख स्क्वायर फीट के इलाके में फैली है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2 हिस्सों में बटी है, जिसके एक हिस्से में F-16 लड़ाकू विमान, अब्राम्स टैंक और स्ट्राइकर मिलिट्री व्हीकल से जुड़े महत्वपूर्ण पार्ट बनते हैं। तो वहीं कैम्पडेन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में एयरक्राफ्ट गन, हेलफायर और जेवलिन मिसाइल के साथ साथ मोर्टार शेल बनाए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि जनरल डायनामिक्स प्लांट के इसी हिस्से में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। फिलहाल कैम्पडेन सिटी में मौजूद जनरल डायनामिक्स के हथियार फैक्ट्री में धमाके के बाद जो आग लगी, उस पर काबू पा लिया गया है। और इसी के साथ ऑर्डिनेंस डिपो में हुए ब्लास्ट की भी जांच अमेरिकी खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों ने शुरू कर दी है। फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसियों की तरफ से ब्लास्ट से जुड़ा कोई खुलासा नहीं किया गया है, मगर इस भीषण धमाके को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ये, यूएस हथियार फैक्ट्री में धमाका हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। क्या ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने इस हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया? क्या यूएस में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों के एजेंट्स ने धमाके को अंजाम दिया?
बाइडेन की हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट अमेरिका का मिनी 9/11 अटैक है। दरअसल गाजा और इजराइल को लेकर ईरान के प्रॉक्सी संगठनों और अमेरिका में तनाव चरम पर है। अरब में प्रॉक्सी संगठन लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लाल सागर में भी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों के स्लीपर सेल या फिर सीक्रेट एजेंट्स ने हथियार फैक्ट्री में हमले की साजिश की हो। दरअसल इन आशंकाओं के पीछे की वजह यह है कि अमेरिका के अरकानसास प्रांत में जिस हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, वहीं ऐसे हथियारों को तैयार किया जा रहा है जिनकी सप्लाई इजराइल में होती है और फिर इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गाजा और प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ किया जाता है। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि इजराइल को हथियार की सप्लाई ना हो सके, इसके लिए प्रॉक्सी संगठनों ने कैम्पडेन की उसी हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस को बैकफुट पर लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने 3 लेयर प्लान तैयार किया है, जिसमें बॉर्डर वाले इलाकों में ड्रोन से हमला होगा, जबकि बड़े शहरों में षड्यंत्र के तहत आगजनी और विस्फोट कराए जाएंगे और तीसरे लेवल पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमला होगा। पहले 2 लेवल ज़ेलेंस्की पार कर चुके हैं, लेकिन तीसरी तरह के हमले के लिए अमेरिका से मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद रूस में तबाही का सबसे बुरा दौर शुरू हो सकता है। पूरे यूक्रेन को दहलाने वाला रूस अब डिफेंसिव मोड में आ गया है, क्योंकि रूस पर यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन तबाही का ये जलजला सिर्फ कुछ शहरों तक नहीं बल्कि पूरे रूस में आ सकता है। क्योंकि यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज हथियारों की बड़ी खेप पहुंच सकती है, जबकि वो डिमांड कर रहा है कि हथियारों के अलावा उसे इस बात की मंजूरी अमेरिका से मिले कि हथियारों की फुल रेंज तक हमला कर सके। सोचिए अगर ऐसा हुआ तो रूस में कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, जबकि अभी यूक्रेन के सबोटाज अटैक से रूस जलने लगा है। पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा हमले हुए, जिसमें कई इलाकों में धमाके हुए और आग लग गई। ये बेलग्रोद से आई तस्वीरें हैं, जहां एक सर्विस स्टेशन में ड्रोन अटैक के बाद आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ मिनटों में 50 मीटर का इलाका पूरी तरह खाक हो गया। जबकि 1 दिन पहले बेलग्रोद में एक पार्किंग में ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें काफी चीख पुकार मची थी। पिछले 2 महीने से बेलग्रोद में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हमले किए। क्रास्नोदर में भी हालात काफी खौफनाक हो गए, जब यूक्रेन के हमले में एक बड़े इलाके में आग लग गई। करीब 5 घंटे तक इसी तरह हवा में लपटें उठती रहीं। इस दौरान पूरे इलाके को खाली कराया गया। कई दुकान और मकान इस अग्निकांड में जल गए। कुर्स्क में तो इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें एक वेयरहाउस पूरी तरह खाक हो गया। हमला रात में हुआ था, अगले दिन सुबह तक आग लगती रही।
इसके बाद एरोनॉटिकल मिलिट्री बेस पर भी हमला हुआ, जिसमें काफी नुकसान हुआ। इसी तरह मॉस्को में रेलवे स्टेशन के पास एक फूड स्टॉल में आग लग गई। ड्रोन अटैक के बाद पूरा स्टॉल खाक हो गया। हमले के बाद चीख पुकार मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी तरह कई दूसरे शहरों में भी आग लगी। ड्रोन अटैक से रूस में कोहराम मच गया। सेवेस्तोपोल की एक इमारत में आग लग गई। रोस्टोव में हाईवे के किनारे पड़ने वाले जंगल में आग लग गई। स्वेरडोलोस्क में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जबकि चारा और नोवाया में भी इसी तरह के हालात बने, जब एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हुए। दरअसल ये सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। क्योंकि अमेरिका मन बना चुका है कि वो अपने दिए हथियारों की रेंज से प्रतिबंध हटा ले, जिससे यूक्रेन भी इसी तरह हमला कर सके, जैसे रूस यूक्रेन के कोने कोने में तबाही मचा रहा है। वैसे भी ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि उन्हें जिस दिन F-16 और 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले हथियार मिल जाएंगे, उस दिन रूस बैकफुट पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त बैटल ग्राउंड एटमी हथियारों के प्रहार से दहल सकता है। मगर इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बंकर को अपग्रेड किया है। पहाड़ों के बीच मौजूद खुफिया ठिकाने में बने बंकर में नई सुरंग बनाई गई है। आखिर क्या है पुतिन का डूम्सडे प्लान, आप भी देखिए। क्या जल्द ही रूस यूक्रेन जंग में एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? क्या यूक्रेन की तबाही के लिए पुतिन अपने न्यूक्लियर विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकते हैं? क्या यूक्रेन नेटो का वजूद मिटाने के लिए पुतिन न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं? दरअसल रूस यूक्रेन जंग हर नए दिन के साथ विध्वंसक तो हो ही रही है, मगर इसके साथ साथ एटमी युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। जहां एक तरफ एटमी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने डूम्सडे विमान को अलर्ट मोड पर ला दिया है, तो वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है किसी भी वक्त पुतिन अपने आलीशान पैलेस में मौजूद परमाणु बंकर को वॉर रूम बना सकते हैं। किसी भी वक्त पुतिन अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर बसे उस सीक्रेट ठिकाने में शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल पुतिन का खुफिया ठिकाना दक्षिणी रूस के अल्तार माउंटेन में मौजूद है। राजधानी मॉस्को से गिल्जिक पैलेस की दूरी करीब 3822 किलोमीटर है। गिल्जिक पैलेस में ही प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर बंकर तैयार करवाया है। गिल्जिक पैलेस में मौजूद बंकर 15 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार से बना है। बिजली आपूर्ति के लिए बंकर में 110 किलोवाट का सब स्टेशन भी मौजूद है। बंकर में पुतिन के परिवार के साथ सैकड़ों लोगों के ठहरने का इंतजाम है। बंकर में टनल के जरिए चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान जाने का रास्ता भी मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो $1.4 बिलियन की लागत से बना गिल्जिक पैलेस परमाणु युद्ध के दौरान पुतिन का अहम बेस बन सकता है। हालांकि अमेरिका की तरह रूस के पास भी डूम्सडे विमान है, मगर गिल्जिक पैलेस में पुतिन के अंडरग्राउंड होने के पीछे वजह यह है कि गिल्जिक पैलेस में कई ऐसी टनल्स मौजूद हैं जिनके जरिए पुतिन जब चाहें रूसी धरती को छोड़ सकते हैं, चीन, मंगोलिया या कजाकिस्तान में शिफ्ट हो सकते हैं।
वैसे तो पुतिन का गिल्जिक पैलेस किसी अभेद्य किले से कम नहीं है, क्योंकि 74 हेक्टेयर में बने इस आलीशान महल के आसपास कोई नहीं भटक सकता। गिल्जिक पैलेस के कई किलोमीटर का एयर स्पेस नो फ्लाई जोन है और इसकी हिफाजत रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस करती है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने हाल ही में गिल्जिक पैलेस में मौजूद बंकर को अपग्रेड किया है। यहां खाने पीने से लेकर पूरी दुनिया पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के समर्थन से ही यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और जैसे जैसे अमेरिका का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे यूक्रेन की चिंता भी बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप के पास युद्ध का क्या समाधान है वो सार्वजनिक करें। यानी ज़ेलेंस्की के एक बयान से दो संकेत नजर आ रहे हैं। क्या है ज़ेलेंस्की के बयान के मायने, क्या है ट्रंप का यूक्रेन प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। जब तक वॉशिंगटन से हथियार आपूर्ति हो रही है, तब तक यूक्रेन रूस को आगे बढ़ने से रोके हुए है। बाइडेन का पूरा समर्थन यूक्रेन के साथ है, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे ट्रंप इस युद्ध पर अपनी राय सार्वजनिक कर चुके हैं। This is a war that never should have started. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with $60 billion. He's the greatest salesman ever. He's got us in such a bad position right now with Ukraine and Russia because Ukraine's not winning that war. ट्रंप ने जो कहा उससे यूक्रेन की चिंता बढ़नी तय है, क्योंकि उनके रुख से नहीं लगता कि वो यूक्रेन को हजारों करोड़ डॉलर की मदद जारी रखने वाले हैं। इसी चिंता में ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा है, अगर ट्रंप जानते हैं कि युद्ध कैसे खत्म होगा तो हमें आज ही बता दें। अगर उनके प्लान से यूक्रेन की स्वतंत्रता पर खतरा है, अगर हमारा राष्ट्र खत्म होता हो तो बता दें। हमें मन बनाने के लिए समय तो मिले। हम जानना चाहते हैं कि नवंबर के बाद यूक्रेन को यूएस का समर्थन जारी रहेगा या हम युद्ध में अकेले होंगे। पहला ये कि यूक्रेन युद्ध का समाधान चाहता है और ज़ेलेंस्की शांति के लिए यूक्रेन की जमीन भी रूस को सौंप सकते हैं। दूसरा ये कि ज़ेलेंस्की भी ये मान रहे हैं कि इस चुनाव में ट्रंप की जीत हो सकती है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में कहा है कि वो राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करा देंगे, लेकिन कैसे ये नहीं बताया। इसके बाद अमेरिकन मीडिया में कयास लग रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच डील हो सकती है। 14 जून को पुतिन ने यूक्रेन के सामने शांति प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद छोड़े। इसके साथ ही लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन छोड़ दे तो रूस युद्ध बंद कर देगा। इस प्रस्ताव पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी थी कि पुतिन की शर्तें मंजूर करने लायक नहीं हैं। तो फिर युद्ध का समाधान क्या हो सकता है? इस पर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के क्रीमिया, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क, खेरसोन प्रांतों के कई शहरों पर रूस का कब्जा है। ट्रंप पुतिन को जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा देने का प्रस्ताव रख सकते हैं। जीते हुए इलाके के कुछ हिस्से पुतिन छोड़ने पर सहमत हो सकते हैं। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।